हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 7th लेक्चर है, क्लास 11th का। ठीक है, आज हम इस लेक्चर के अंदर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम वेव नेचर को कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों ज़रूरत पड़ी पार्टिकल नेचर को देखने की। तो इसका सरल सा आंसर है कि वेव नेचर था जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस किस को नहीं समझा पा रहा था। वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो केवल इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को तो समझा पा रहा था वेव नेचर, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके दूसरा पॉइंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और वाइब्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इन सारे पॉइंटों को वो नहीं समझा रहा था, वेव नेचर नहीं समझा पा रहा था। इसके कारण हमें पार्टिकल नेचर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। अब पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए सर मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एक थ्योरी दी थी। इसको समझाने के लिए मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी जिसे प्लांक क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांक क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी में एक प्लांक सर ने एक सेंटेंस यूज किया था। वो सेंटेंस था ऑब्जेक्ट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब और इमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट होता है वो सभी प्रकार की जो रेडिएशन है उन्हें ना तो एब्जॉर्ब कर सकता है ना उन्हें इमिट कर सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को अपने लोग क्या करेंगे, साथ साथ देखेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक रॉड को लिया, आयरन रॉड को लिया और उसे क्या किया, गर्म किया। जब इन्होंने आयरन रॉड को गर्म करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में इन्होंने देखा कि आयरन रॉड थी वो स्टार्टिंग में कैसी थी, रेड कलर की थी। स्टार्टिंग में रेड कलर आया आयरन रॉड का, फिर वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे ही इसका कलर भी चेंज होता गया। फिर ऑरेंज कलर आया, फिर येलो कलर आया, फिर वाइट कलर आया और लास्ट में ब्लू कलर आया आयरन रॉड का। जैसे आप देख पा रहे होगे आयरन रॉड गर्म हो रही है और इधर भी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। रॉड दोनों तरफ क्या है, आयरन रॉड गर्म हो रही है। तो इससे ये सर की लाइन इससे ये सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पर देखो सभी प्रकार का जो रेडिएशन है वो नहीं हुआ है। इस आयरन रॉड से सभी प्रकार का रेडिएशन नहीं हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इसने यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का रेडिएशन, कहीं पर भी ग्रीन कलर नहीं आता है। इससे ये पता चलता है कि ग्रीन कलर का जो रेडिएशन है वो आयरन रॉड को गर्म करने पर नहीं होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्ट जो किसी एक प्रकार का वो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, सभी प्रकार की रेडिएशन को ना तो एब्जॉर्ब करता है ना ही इमिट करता है। देखिए अगर इसने ग्रीन कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं किया होगा तो ग्रीन कलर का निकाला भी नहीं। इसने वायलेट कलर का एब्जॉर्ब नहीं किया होगा तो वायलेट, तो बहुत सारे कलर थे जो स्पेक्ट्रा यहाँ पर यानी कि कलर देखने को नहीं मिले, स्पेक्ट्रम कलर देखने को नहीं मिले। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इमिटेड भी करता है, यानी कि निकालता भी है और एब्जॉर्ब भी करता है। इस चीज़ को समझाने के लिए सर मैक्स प्लांक ने क्या दिया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपनी थ्योरी के अंदर यानी क्वांटम थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है, सबसे पहले अपने लोग क्या समझते हैं, ब्लैक बॉडी को समझते हैं। यानी कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक आइडियल बॉडी होती है। ठीक है, देखेंगे द मैक्स प्लांक इन 19th सेंचुरी गिव द यानी कि जो 1900 में, ठीक है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिया था। तो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी, यानी कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक आइडियल बॉडी होती है विच इमिटेड एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी, जो क्या कर सकती है, यहाँ आल टाइप की होगी। ठीक है, आल टाइप रेडिएशन और रेडिएशन ऑफ आल टाइप फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ऑफ के बाद ऑल लगा लेना। ठीक है, तो जो ये क्या करती है, सभी प्रकार की फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करती है या फिर इमिटेड करती है। जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, सभी प्रकार की रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, इमिटेड करता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की
यानी कि 100% दुर्भाग्य की बात है कि 100% कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन किया जाता है कि ये 100% है। लगभग में जो ज़्यादातर सटीक बैठती है वो कार्बन ब्लैक है, जो क्या करता है, जो कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन की जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या होती है, कार्बन ब्लैक बॉडी है वो क्या है, ज़्यादा हद तक सटीक बैठती है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब केवल काली बॉडी नहीं होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो क्या करता है, सभी प्रकार की रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व करे या इमिटेड करे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो इमिटेशन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकल रही है। अब समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ठीक है, रेडिएशन वाला, तो रेडिएशन क्या होता है, द रेडिएशन एमिटेड, यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, वाई, दीज बॉडीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि अगर किसी भी ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है, क्या हो रही है, किसी भी ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही हैं, देखो यहाँ पर निकल रही हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। और यहाँ पर देखो अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन। तो अब ब्लैक बॉडी इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो इस चीज़ में तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि वेरिएशन देखने को मिला टेम्परेचर के आधार पर, अलग अलग टर्म इन्होंने यूज किए, टेम्परेचर के आधार पर स्पेक्ट्रा दिया इन्होंने, और इन्होंने इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के आधार पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, जिसे आप लोगों को मैं आगे जाके समझाऊंगा। उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, एक क्वांटम वर्ड यूज किया था। ठीक है, जो प्लांक सर थे उन्होंने क्वांटम वर्ड यूज किया था। तो इन सारे वर्डों को अपन लोग क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ये अपनी लोगों की क्वांटम थ्योरी ही चल रही है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जो सन है वो भी क्या है, एक ब्लैक बॉडी ही है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, और यहाँ पर क्या निकल रही है, रेज निकल रही है। तो ये कैसा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहा है। शायद आप समझ पा रहे होगे, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, देखो जब कोई भी ब्लैक बॉडी है जब रेडिएशन करती है तो विजुअल रेंज में एक स्पेक्ट्रा बनता है। क्या बनता है, एक विजुअल रेंज होता है। विजुअल रेंज में कल समझाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो पिछले वाला लेक्चर तो ज़रूर देखें। मैंने वो सारी चीज़ 6th लेक्चर में समझा रखी है, इसी वजह से मैंने 7th लेक्चर के अंदर ये चीज़ समझाई है। ठीक है, तो वहाँ पर विजुअल रेंज मैंने अच्छे से समझाया है और आप लोगों को बताया है कि विजुअल रेंज कौन सी होती है। ठीक है, जो वे रेडिएशन रेंज जो हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं, तो उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन की उस रेंज को विजुअल रेंज बोलते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन करती है तो वहाँ पर क्या होता है, हमें एक विजुअल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब वो इस विजुअल स्पेक्ट्रा है क्या है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैस विजुअल स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, जब स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं तो यानी कि इंक्रीजिंग, अगर हम किसके विद रेस्पेक्ट टू जाएँ, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के जाएँ, किसके न्यू के रेस्पेक्ट में जाएँ, तो जो न्यू जो होती है वो सबसे कम रेड की होती है, फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे कम रेड की होती है, और वॉयलेट की तरफ ये क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्या करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट उठा फ्रिक्वेंसी, तो मैं यहीं पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, उतनी ही कम होती है। ठीक है, रेड की क्या होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वॉयलेट की कैसी होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात स्पेक्ट्रा आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अपने लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो क्या वेरिएशन होता है उसको देखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, देखो टेम्परेचर के आधार पर, जो टेम्परेचर एक फैक्टर है, क्या है, टेम्परेचर एक फैक्टर है, वो ऐसा फैक्टर है जिस पर क्या करती है, इंटेंसिटी, किस उस ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी क्या करती है, का जो इमिटेशन है, रेडिएशन है, वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। ठीक है,
जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी होगी उस वेव की, ठीक है, यानी कि उस रेडिएशन की, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर हम एक टेम्परेचर दें तो उस पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विद, तो अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उस जो क्या रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, जो इमिटेशन हो रहा है, उत्सर्जित रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, अगर हम उसको क्या कर दें, बढ़ा दें, क्या कर दें, इसको क्या कर दें, बढ़ा दें, तो जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर जैसे जैसे अगर आप बढ़ाओगे, आपका क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जिसके कारण इमिटेशन भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, इमिटेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जिसी कारण आप लोगों ने जब जो आयरन की रॉड थी, अपने आप पिछले पढ़े थे, अभी जस्ट पहले पढ़े थे कि आयरन की रॉड थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वो ब्लू कलर की होती गई थी। ब्लू कलर की क्यों हुई थी, उसका कारण था कि उसके जो न्यू था वो ब्लू का ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी कि टी बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, टी बढ़ाने पर क्या होता है, न्यू बढ़ता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, और इसके बढ़ने पर क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है। यही बताया था किसने, प्लांक सर ने, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये रेडिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये रेडिएट, देखो यहाँ पर रेडिएट हो रहा है, और इधर क्या है, ग्राफ में समझा रखा है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ का टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन है, देख पा रहे हो। ग्राफ एक बार बना लेना, ठीक है, फिर 500 केल्विन, फिर 400 केल्विन, और फिर 300 केल्विन। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो क्या है, आप देखोगे, देखो इंटेंसिटी है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी उसका क्या बढ़ेगा, न्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कलर भी चेंज होता चला जाएगा। कम टेम्परेचर पर रेड कलर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, वॉयलेट, ऐसे चेंज होता चला जाएगा। तो और जो ब्लू होता है उसकी इंटेंसिटी वो यानी कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और जिसके कारण उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। यही था इस टेम्परेचर कॉन्सेप्ट का जो पॉइंट था वो यही था, ठीक है। जो सेकंड वर्ड देखा जो दिया था प्लांक सर ने, वो था क्वांटम। अपनी थ्योरी के अंदर, क्वांटम थ्योरी के अंदर जो प्लांक सर ने जो सेकंड कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था, क्वांटम शब्द था। क्या शब्द था, क्वांटम शब्द था, क्वांटम वर्ड था। अब इस क्वांटम वर्ड में क्या होता है, चलो क्वांटम वर्ड को देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैक्स प्लांक सजेस्टेड दैट द एनर्जी विच इज इमिटेड, यानी कि एनर्जी इमिटेड एब्जॉर्ब वाई द ब्लैक बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस बट discontinuous in the form of the small decreted packet of energy. Each such packet of energy is called the quantum, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये बात कही थी, देखो ये मान के चलता हूँ ब्लैक बॉडी है आपकी, ये क्या है, ब्लैक बॉडी है, और इन्होंने ये कही थी कि जब ब्लैक बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्व करे, क्या करे, किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्व करे या फिर इमिटेड करे, या फिर यानी कि निकाले, ठीक है, रेडिएशन को निकाले या फिर रेडिएशन को एब्जॉर्व करे, ठीक है। तो वो क्या करती है, कंटिन्यूस रूप से, लगातार रूप से ना करके एक बंडल की फॉर्म में करती है, ठीक है, पैकेट की फॉर्म में करती है। और इन एनर्जीज के पैकेट्स को, यानी कि जो एनर्जी के जिन एनर्जी के पैकेट्स के रूप में करती है, उन एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। तो यही पहला वर्डिंग थी क्वांटम, यानी कि प्लांक सर क्वांटम से रिलेटेड। जो दूसरी केस था वो उन्होंने कहा है, इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन। अगर लाइट के केस में यही बात लेते हैं तो उसे क्या, क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी क्वांटम की एनर्जी को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी। अब जो रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, क्वांटम की एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद प्लांक सर ने कहा था कि जो रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
किसके, एनर्जी के, या फिर एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। तो ई वो क्या है, रेडिएशन की एनर्जी है, और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, रेडिएशन फ्रिक्वेंसी है जिस पर रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, जब इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो अब चलते हैं हम नीचे। जब हम प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा h। क्या मिलता है, h। इसको क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तब ये फॉर्मूला बनता है E इजकल टू एच न्यू। लेकिन ध्यान रखना E है वो न्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, पढ़ के आए हैं, जो सर ने एक्सप्लेनेशन दिया था उस एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्या हम पढ़े हैं, इन्होंने कहा था कि न्यू तो वो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो न्यू जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है, ई इजकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये सर प्लांक ने फॉर्मूला दिया था जूल, ठीक है। जो इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जूल होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। जो आपका जो एच प्लांक, एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, एच इज प्लांक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वांटम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और जब इतनी बात क्लियर हुई तो अब चलते हैं, जो हमारी जो इतनी बात थी वही तो वो थी हमारी जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया वही था हमारा सब कुछ प्लांक क्वांटम थ्योरी। यानी कि रेड करने से लेकर और फॉर्मूला के डिस्कवर तक सर प्लांक ने इतनी डिस्कवरी की थी अपनी थ्योरी के अंदर और बताया था, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, जितना 11th में सफिशिएंट है उतनी ही डिटेल में गया हूँ, और उससे ज़्यादा यानी कि जेई और आईआईटी के लिहाज से जितना सफिशिएंट है उतना मैं डिटेल में गया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनेगा तो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन पॉइंट नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब जो सेकंड वर्ड उठता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तो अपने लोग समझ लिए, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, ठीक है। अब क्या समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, ठीक है। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तो सर प्लांक ने समझा दिया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दो वैज्ञानिकों द्वारा समझाया गया था। हर्ट्ज थे, एच हर्ट्ज और अल्बर्ट आइंस्टाइन, दो वैज्ञानिकों ने समझाया था। जो एच हर्ट्ज थे उन्होंने क्लासिकल थ्योरी के आधार पर समझाया था, और इनके एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने एक्सपेरिमेंट किया था, सर हर्ट्ज ने। जो हर्ट्ज थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस था, किस पर आधारित था, क्लासिकल थ्योरी पर आधारित था, जो सारी चीज़ों को नहीं बता पा रहा था, जिसको समझाने के लिए सर आइंस्टाइन आए, ठीक है। 1905 ईस्वी में सर आइंस्टाइन आए, ठीक है। 1905 में जब आइंस्टाइन आए, उन्होंने क्या किया, उसी थ्योरी को जो एक्सप्लेनेशन दिया, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्होंने तो केवल एक्सपेरिमेंट कर लिया था। जो हर्ट्ज थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया। किसके आधार पर दिया था, वो प्लांक थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेनेशन सही से समझा दिया था। अब चलो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जो सर थे हर्ट्ज, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के इनकी कमी को देखेंगे। हर्ट्ज की कमी को देखने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन दिया था उसको देखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा बनता है जब भी बनता है तब, ठीक है। देखो सर हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद थ्योरी पे अपने लोग चल लेंगे, ठीक है। बाद में क्या था एक्सपेरिमेंट, देखो इन्होंने एक इक्विपमेंट लिया था, उस इक्विपमेंट के दोनों तरफ क्या, यानी कि
दो इलेक्ट्रोड बनाए उन्होंने और दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड बनाए, ठीक है। और उन दोनों इलेक्ट्रोड को एक अमीटर की सहायता से एक बोल्ट बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। किसको? बैटरी को जोड़ दिया। ये मेटेलिक दोनों क्या हैं, प्लेट्स हैं और इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स को जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ है इधर, और ये डिटेक्टर क्या है, इस तरफ आके अमीटर से जुड़ा हुआ है। ये एक अमीटर लगा हुआ है जो क्या करेगा, लाइट जैसी ही पड़ेगी डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। पहले ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन को शो नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जब लाइट पड़ती है तो डिफ्लेक्शन को, अब ये लाइट पड़ रही है तब का दिखाया गया है। और इन दोनों को क्या करता है, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब इन दोनों को एक बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है तो ये बन गया एक एपरेटस। इस एपरेटस पर हम क्या करते हैं, सनलाइट को डालते हैं। क्या कर रहे हैं, सनलाइट को डालते हैं। जैसे ही हम सनलाइट को डालते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्लेट जैसे ही सनलाइट पड़ती है इस पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ को आते हैं और इस डिटेक्टर पे जाके जैसे ही डिटेक्ट तोड़ते हैं, अमीटर पर क्या देखने को मिलता है, आप लोगों को हलचल देखने को मिलती है। अमीटर पर क्या होते हैं, हलचल देखने को मिलती है, ठीक है। देखो इस प्रकार से सनलाइट आई, दूसरे वाले डायग्राम में देख लो, इस प्रकार से सनलाइट आई, इस पर पड़ी और ये इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगे यहाँ से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस डिटेक्टर पे जाके लगेंगे और जैसे ही इस डिटेक्टर पर आएंगे, अमीटर क्या करेगा, अपने विक्षोभ शो करने लगेगा। समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है, यही था इनका एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर सर हार्ट्ज ने 4 पॉइंट दिए थे, ठीक है। और उन 4 पॉइंटों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, समझदारी समझेंगे। एक बात ध्यान रखना, इन वो 4 पॉइंट है जिनमें क्या है, एक दूसरे में वेरिएशन देखने को मिलेगा और आप कंफ्यूज भी रहेंगे, तो समझना बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो पहले बेसिक थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या था बेसिक थ्योरी, यानी कि सर एच हार्ट्ज इन 1887 परफॉर्म्ड ए इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। ही फाउंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड, ठीक है, ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, स्टिक्स एज ए मेटल सरफेस, मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली, सीजियम, पोटेशियम और रोवेडियम एक्ट। यानी कि जो मेटल इस पर क्या होता है, किसकी है, किस मेटल की, सीजियम की हो सकती है, पोटेशियम की हो या रोवेडियम के, इनके एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट पड़ी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन एक्सपेरिमेंट से 4 जो पॉइंट बने थे, नोट डाउन कर लेना सभी लोग, ठीक है। जो 4 पॉइंट बने थे उन चारों पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर समझ में ना आए तो, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को बैक करो और दोबारा से देखो, उसके बाद जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो, ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट है, कौन सा, जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि नो टाइम लेग बिटवीन द स्ट्रैकिंग ऑफ लाइट एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लाइट के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं निकलता। जैसे ही लाइट प्लेट पर पड़ती है, यहाँ पर देखो पहले वाले डायग्राम में, तो जैसे ही यहाँ पर पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है, ठीक है। जैसे ही लाइट पड़ती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकल के भाग लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने, लाइट के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट समय लगता है, यानी कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। एज ए कंडीशन हम समझ सकें तो, ठीक है। जैसे ही इस प्लेट पर पड़ेगा वैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग लेगा। और इस यहाँ पर अमीटर पर क्या देखने को मिल जाएगा, आपको विक्षोभ देखने को मिल जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़, पहला पॉइंट समझ में आ गया वो तो नोट कर लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है वो क्या कह रहा है कि सेकंड पॉइंट है वो हमारा कह रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वह फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है, अपने सतह से, यानी किसी भी मेटल की सरफेस से क्या करता है, निकल जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड
फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इनका जो फेलियर था सर का, यानी कि हार्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट का फेलियर था वो यही था कि ये इस बात को नहीं बता पाए थे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को, यानी कि हर लाइट के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे कि रेड लाइट डालने पर यानी कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते और ग्रीन लाइट डालने पर निकल जाते हैं, ये क्यों नहीं बता पाए थे। देखो यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर, पहले डायग्राम के अंदर में आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर मैं रेड लाइट डाल रहा हूँ। तो जब मैं रेड लाइट डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। लेकिन दो ये डायग्राम है यानी कि ग्रीन और ब्लू वाले, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इमिटेड हो रहे हैं। तो इसी बात को समझाया था इन्होंने कि इट इज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट नीड टू द कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि वह मिनिमम एनर्जी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वह मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पर क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ना निकलने का यही कारण है कि यहाँ पर उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाई है, उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाई है जितनी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक होती है इस वाले में। लेकिन यहाँ पर मिल गई है, तो उसी को हम यहाँ पर ना मिल पाना और यहाँ पर मिल जाना, इनके बीच का जो क्रिएशन अंतर है, डिफरेंस है, वही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर हम कम एनर्जी देंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, एक बात ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है, ये ग्राफ के द्वारा आप लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का ग्राफ बना लेना। बहुत ही, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से अपने लोग फ्रिक्वेंसी देते रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, यानी कि अमीटर पर नहीं देखने को मिला। और जैसे ही आप लोग इस पॉइंट पर आए और यहाँ से जैसे ही ऊपर बढ़े तो ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव चला गया, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है कि अमीटर के अंदर विक्षोभ देखने को मिला। तो इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हर प्रकार की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि इमिटेशन के लिए जरूरी, यानी कि इमिटेशन नहीं कर पाती। एक विशेष प्रकार की निश्चित टाइप की ही फ्रिक्वेंसी होती हैं, वो क्या करती हैं, इमिटेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, उसके मिनिमम जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों को, तीसरा पॉइंट कहता है हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, बहुत ही वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसके अनुसार जितनी लाइट पड़ेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लाइट पड़ेगी उन वैसे वैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सर हार्ट्ज थे, उन्होंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो इंजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड, ठीक है, जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। लाइट की जिस प्रकार की फ्रिक्वेंसी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड होंगे। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, लाइट की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। यही था इनका गलत पॉइंट। ठीक है, कैसे गलत था मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन हार्ट्ज ने यही कहा था। तो हार्ट्ज के कॉन्सेप्ट में यही आपको नोट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड डू नॉट डिपेंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, इस बात को नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, तीसरे पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि फोर्थ पॉइंट पर, यानी कि थर्ड पॉइंट था ये, इसके अनुसार के जिस टाइप की इंटेंसिटी वाली लाइट देते हैं उसी यानी कि उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इनका कहने का मतलब ये था। अब है हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, इन्होंने सर ने समझाया था, तो हार्ट्ज सर ने समझाया था। तो इन्होंने कहा था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स
डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट, यानी कि वो क्या करता है, फ्रिक्वेंसी, लाइट की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एज ए हम कंडीशंस में आने तो ई है वो क्या कर रही है, न्यू पर डिपेंड कर रही है। एक तरफ पिछले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा था कि इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं ये, इसकी जो एनर्जी होती है, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है, न्यू पर डिपेंड कर रही है। अब कैसे डिपेंड करेगी, 1 मिनट, यानी कि ये पॉइंट कहना ये चाह रहा है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उन इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है ना। तो ये ग्राफ के द्वारा अपने लोग चलो समझते हैं, ग्राफ बनाएंगे उसके द्वारा साथ साथ समझते चलो। यानी कि एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, फ्रिक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, या फ्रिक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। यही थे पॉइंट। तो देखो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ बनाता हूँ, 1 मिनट। अब देखो ये ग्राफ है, ठीक है, मैंने ग्राफ पहले ही क्रिएट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं आप लोग समझ पा रहे हो, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नोट डाउन कर लेना, थोड़ा साफ साफ नहीं है, और वैसे ही क्या कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इधर क्या है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है न्यू, ठीक है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज करती जा रही है। वो क्या दिखा रहा है आपको, ये जो ग्राफ आ रहा है वो इस बात को बता रहा है कि दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, लगा इसके बढ़ने से ये भी ये ग्राफ कह रहा है दोनों के बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ रहा है। जो यहाँ पर जो न्यू नॉट है वो क्या है, वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वह एनर्जी जिस पर क्या रेडिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को क्या कर लेना, बना जरूर लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी के विद रेस्पेक्ट टू जाते हैं, किसके, इंटेंसिटी के विद रेस्पेक्ट टू जाते हैं, अगर मैं इंटेंसिटी को ले लेता हूँ यहीं पे, 1 मिनट, अगर मैं इंटेंसिटी को ले लूँ, ठीक है, एक तरफ मैं इंटेंसिटी को रख लूँ, इधर मैं इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ लाइट को, और इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की रख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, किसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, एक सीधा ग्राफ मिलता है, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, दूसरे, यानी कि जो थर्ड पॉइंट था उसकी क्या बन गया, दुश्मन बन गया। ये दोनों थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ऐसा ग्राफ मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इनके देखते हैं, चारों पॉइंट नोट डाउन कर लिए हों तो ये क्या है, अब देखते हैं ड्रॉबैक, हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट के जो ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक यही ड्रॉबैक था कि रेड जो कलर की वेव थी उनको क्या नहीं कर पा रहा था, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। यहाँ ये जो रेड कलर की जो वेव थी वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पा रही थी, जबकि ग्रीन और ब्लू कलर की, यानी कि अदर रेज को हम डाल रहे थे, वो क्या कर रही थी, निकाल पा रही थी, ठीक है। रेडिएशन को डाल रहे थे, रेडिएशन को डाल रहे थे, वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से, मेटल की सरफेस से क्या कर रही थी, निकाल पा रही थी। लेकिन जो इनके दोनों पॉइंट थे मैंने यहाँ पर उठा के रख दिए हैं, इनके जो 2 पॉइंट थे वो क्या थे। पहला पॉइंट था, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। ये कह रहे थे कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर डिपेंड कर रहे होते हैं इंटेंसिटी पर, तो इंटेंसिटी तो रेड कलर की सबसे कैसी होती है, ज़्यादा होती है। जब इंटेंसिटी इसकी सबसे कैसी होगी, ज़्यादा होगी, रेड की कलर की कैसी होती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, कम होती है। ये बात समझ में आई, जब इतनी बात क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे थे कि इंटेंसिटी इज डिपेंड इन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन ये क्या कह रहे थे, दूसरे पॉइंट में कह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्या थी, अभी मैंने ग्राफ के द्वारा समझाया। तो ये दोनों क्या बने, एक दूसरे के सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। इन्होंने क्लासिकल थ्योरी के अनुसार कॉन्सेप्ट दिया था, ये वाला पॉइंट था, यही था पॉइंट था।
वो क्या था, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, अगर इन्होंने जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया था वो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार दिया था। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो अपने लोग चलते हैं अब इनके, यही था इनका ड्रॉबैक, और इस ड्रॉबैक को समझाने के लिए सामने आए फिर आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन थे, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। और इस एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो 1905 में, यानी आइंस्टाइन 1905 बाय यूजिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इनके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए बेसिक की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था इनका जो एक्सप्लेनेशन था। इन्होंने ये कहा, जब इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम जाते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी लाइट होती है, प्लैंक सर ने क्या कहा कि कोई भी लाइट होती है वो पैकेट के रूप में चलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और उसकी एनर्जी भी जो होती है वो एच न्यू होती है। प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इसको कुछ एनर्जी आती है, वो क्या करती है, उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, या क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। अब जिसके बची हुई एनर्जी क्या करती है, इसके एक्साइटमेंट में हेल्प करे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देती है और वो क्या करता है, निकल जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या करता है, यहाँ से पूरी प्रोसेस क्या हुई कि फोटोन आया, मेटल सरफेस पर गिरा, उसके बाद कुछ एनर्जी क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में, और कुछ जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में क्या हो गई, खर्च हो गई, जो फोटोन की एनर्जी थी वो वाली। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, अब एनर्जी क्या थी, ठीक है, आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी जो थी, जो किसी भी जो यानी कि मैं जो इलेक्ट्रॉन, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो क्या थी, इंटेंसिटी पर डिपेंड ना करके किस पर, उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी। किस पर, उस लाइट की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो इसका सॉल्यूशन ये था, इस लाइट की, यानी कि यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि रेड रेज के पास इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसके पास इतनी, यानी कि रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, और कम फ्रिक्वेंसी होने के कारण, इतनी कम फ्रिक्वेंसी होने के कारण उसकी एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज न्यू। तो यानी कि ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू होता है, यानी फ्रिक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और जब एनर्जी आपके पास कम है तो आप उतना काम नहीं कर पाओगे। इसी कारण से मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोला था। उतना काम नहीं कर पाओगे जितना दूसरे वाले कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसे मान के चलो, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कैसा है, दुबला पतला है, और दूसरा व्यक्ति है सही है। तो जो एक व्यक्ति है वो लगातार, जैसे कि ऐसे समझो कि गधे और घोड़े की रेस कराई जा रही है। तो यानी कि गधा है वो घोड़े कितना नहीं भाग सकता। ठीक है, क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है गधे के पास, लेकिन घोड़े के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि कैपेबिलिटी है। तो वही कारण होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, उनको एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, और उसके लिए एक सफिशिएंट क्या होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। और जो फ्रिक्वेंसी उन्हें चाहिए उसी फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और रेड कलर की जो रेड कलर की जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी कैसी होती है, कम होती है। इसके कारण जो रेड कलर की जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, रेडिएशन के दौरान क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाती हैं। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो रेड कलर की वेव होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होती है। इसी कारण ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन दिया था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, सारी चीज़ को इन्होंने समझाया था एक एक करके पॉइंट करके। तो जो दूसरा पॉइंट था, पहले थ्योरी पर गौर कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे। अब इन्होंने जो पॉइंट दिया था इस कंक्लूजन के आधार पर जो पॉइंट दिया था, उन्होंने कहा था कि द एनर्जी विच इज़ द सप्लाइड बाय द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन्स,
यानी कि फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है इज यूज अप टू द इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल एटम एंड द रिमेनिंग यूज टू द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कुछ तो एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में खर्च होती है और बची हुई जो एनर्जी होती है वो उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च होती है। अगर हम क्या कहते हैं स्कैटरिंग फोटोन की एनर्जी को अगर देखते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है, जो फॉर्मूला बनता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि क्या करते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यानी कि रेडिएट करना है, किसी को भी रेडिएट करना है मेटल प्लेट से, तो क्या करोगे, पहले तो कुछ तो दे रखा है कि मेटल प्लेट्स के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में खर्च हुई, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद जो एनर्जी बची, फोटोन की कुछ एनर्जी बची तो वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को इंजेक्टेड यानी कि इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, अब क्वेश्चन उठा कि ये एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी है ये वाली जो एनर्जी है वो कितनी होती है। इसके लिए अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी पता होनी चाहिए और आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन के बराबर होती है। किसके, वर्क, सॉरी, किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन के बराबर होती है। किसके, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ मैं, वर्क फंक्शन के बराबर होती है या फिर बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, उसकी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की एनर्जी के कैसी होती है, बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंड एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये कितनी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, यानी कि एनर्जी है, क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ई नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसके प्रोपोर्शनली होगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनली होगी। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ई इजकल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रिक्वेंसी की होती है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो किसके, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के कैसी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इतनी बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है तो अब क्या दूसरा पॉइंट क्या उठता है हमारा, जो दूसरा पॉइंट क्या है, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालते हैं अपने लोग, काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसको, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके बराबर होगी, जो यानी कि फोटोन की एनर्जी है, क्या है, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी क्या बताई थी मैंने, एच न्यू बताई थी। क्या बताई थी, एच न्यू, क्या बताई थी, एच न्यू। और इसमें से अगर माइनस कर दें, क्योंकि वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी से क्या कर रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको माइनस कर देंगे किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, एच न्यू, सॉरी प्लस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई थी हमारी, एच न्यू माइनस एच नॉट। तो एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, तो हमारा क्या निकल के आया, एच न्यू के बराबर ही होती है हमारी स्कैटरिंग फोटोन एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि जितनी एनर्जी फोटोन देता है उतनी एनर्जी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च कर देता है। ठीक है, ये आप लोगों को सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नया फॉर्मूला जनरेट होके आया वो हमारा क्या, ये स्ट्रैकिंग फोटोन एनर्जी कितनी निकल के आई, स्ट्रैकिंग फोटोन एनर्जी कितनी निकल के आई, एच
न्यू इजकल टू एच फोटोन एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ, क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कभी आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल जो लोग अपने पढ़ने वाले हैं वो ऑटोमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोमिक स्पेक्ट्रा को यानी कि थर्ड वाले को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि सारे बोहर्स मॉडल के लिए सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।